नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संदेश करियर पॉइंट में। जैसा कि हम लोग आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेशन को लेकर चल रहे हैं और आज हमारा क्या होगा, 8वां प्रैक्टिस सेशन है। उस 8वें प्रैक्टिस सेशन में हमने 30 क्वेश्चनों का कलेक्शन किया। उस 30 क्वेश्चन हैं आपके प्रीवियस ईयर और आपके क्या होगा नए क्वेश्चनों का संग्रह किया गया है। तो आप क्या करिए, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा और यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको क्या होगा, जो भी आपके अथवा वीडियो वगैरह अपलोड होते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहता है। ठीक है, तो चलते हम शुरुआत करते हैं। और उस 30 क्वेश्चनों में पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आ रहा है वो कैसा है। पहला क्वेश्चन कह रहा था कि यदि x माइनस वाई, यदि आपका x माइनस वाई बराबर 4 और x इंटू वाई बराबर 45, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो आप यहाँ पर देखें, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर होता है एक x माइनस वाई का होल क्यूब होता है प्लस 3x y और x प्लस अथवा x माइनस वाई, ये सूत्र होता है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy। ठीक है, दूसरे कोष्टक में x माइनस वाई हो जाएगा। अब इस तरीके से हमारा पास क्या होगा, यहाँ पर हमने 4 का क्यूब किया प्लस 3 गुणे एक्स वाई की जगह पर 45 हो गया, x माइनस वाई के जगह पर क्या होगा 4 हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा 4 का क्यूब 64 हुआ प्लस 45 चौके 180, 3 540 हो जाएगा। क्लियर। अब इसको हम जोड़ते हैं तो 4 होगा, ये 6 हो जाएगा, 604 हो जाएगा। क्या रिजल्ट आएगा हमारा, 604 हो जाएगा। बात समझ ना, क्या रिजल्ट आया हमारा 604। बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सूत्र पर था, आप सूत्र पर रख करके लगा सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 10% कम पर बेचता है। यदि उसने इसे 332 रुपये अधिक में बेचता तो उसने 20% का लाभ कमाया होता, तो वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य क्या होगा। अब एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी वस्तु हमारे पास है, उसका क्रय मूल्य, मेरे पास क्रय मूल्य कितना होता है, 100 होता है। वस्तु कोई है, उसका क्रय मूल्य क्या होगा, 100। यदि 100% ही मान लेते हैं या 100 ही मान लेते हैं तो अब इसको दो तरीके के बेचा गया, दो विक्रय मूल्य हमारा निकल के आया। पहला विक्रय मूल्य हमारा क्या है, 10% हानि पर बेचा गया। तो पहला विक्रय मूल्य क्या, 10% हानि, हानि मतलब क्या होगा, कम होना। और दूसरा विक्रय मूल्य हमारे पास 20% लाभ, यानी कि 20 बढ़ जाए तो 120 होगा। क्लियर है। अब इस तरीके से इसका रेशियो हमने निकालते तो 30 तिहाई होगा और 30 चौके होगा। क्लियर हुआ। 30 तिहाई क्या होगा, 90, 30 चौके 120। अब प्रश्न को समझिए, जो 332 रुपये अधिक में बेचने का मतलब यही होता है कि जो मेरे पास पहला विक्रय मूल्य है और दूसरे विक्रय मूल्य के बीच में डिफरेंट, तो कितना आया, 1 अनुपात पर 332 रुपये है। तो 1 अनुपात पर 332 आपका आरंभिक विक्रय मूल्य, पहले वाला विक्रय मूल्य क्या होगा, 3 गुणे 332 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करते हैं, 3 दूनी 6, 3 तिरिक 9, 3 तिरिक 9, 900 कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा आपका रिजल्ट। बात समझे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि संख्या 1005 xy 4 से पूरी तरह विभाज्य है तो x के स्थान पर क्या आएगा। अब एक बात बताइए, 4 की विभाज्यता कहता है, 4 का नियम कहता है, 4 की विभाज्यता कहता है कि अंतिम का 3 अंकों से बनी यदि संख्या 4 से विभाज्य होगी तो पूरी संख्या किससे विभाज्य हो जाएगी, 4 से विभाज्य होगी। अब यक्ष के सबसे छोटा पूर्णांक की बात कर रहा है, तो जब भी आपका इस यक्ष की जगह पर हम लोग क्या क्या रख सकते हैं, पास में क्या क्या हम लोग वहां पर रख सकते हैं, तो क्या क्या रख सकते हैं भाई, 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, 6 रखेंगे, 7 और 8 और 9, इतने यानी 10 अंकों को हम लोग वहां पर रख सकते हैं, क्योंकि ये x के जगह पर एक यूनिट होती है, एक अंक होती है, एक अंकीय संख्या ही रखा जा सकता है। क्लियर। अब बात आती है कि भाई ऐसा रखो जो 8 से कट जाने चाहिए। भाई 505 x4 है तो 8 से कटने वाले चांस मिलने चाहिए। तो हमने न्यूनतम में देखा कि यदि मान लेते हैं 0 रखता हूं तो क्या लिखा जा सकता है, 504। अब एक बार देखूं कि क्या 504 8 से कट रहा है, तो मैंने 8 से भाग दिया, 8 छंग 48 हो गया। अब यहाँ पर 2 बच
या 24, 8 तरीके 24 हो गया। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से कैंसिल, मतलब संख्या 8 से कट गई, तो निम्नतम वैल्यू x की जगह पर क्या रखी गई थी, 0 रखी गई थी। x की जगह क्या रखी गई थी, 0 रखी गई थी। बात समझे ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आयत की लंबाई 40% तक बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 20% तक घटा दी जाती है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। अब ये बताइएगा कि यदि मैं 40% का भिन्नात्मक रूप लिखूं तो आप तो लिख सकते हैं कि 2/5 होता है। वो कैसे लिखा जाता है, 40/100, 20 दूनी के 40, 20 पंजे 100, और 20% का जो भिन्नात्मक रूप हमारे पास होता है 1/5 होगा। ये भी क्लियर है। अब आप ये कह सकते हो कि जो मेरे पास लंबाई की यदि बात आती है तो पहले लंबाई मेरे पास 5 थी, यदि 2 बढ़ गया तो 5 2 कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक, और यदि चौड़ाई की बात है, यदि चौड़ाई हमारे पास यदि 5 थी और 1 घट गया तो कितना होगा, ये 4 हो जाएगा। 1 घट गया तो कितना आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 1 घट गया तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, 4। इतनी बात समझ। अब आप बताओ यदि एरिया मुझे निकालना हो तो लंबाई गुणे चौड़ाई होगा, तो लंबाई गुणे चौड़ाई यहाँ 25 और यहाँ 7 चौक कितना होगा, ये 28। इतनी बात समझ में आई। यानी कि पहले एरिया 25 से अब 28 हुआ तो 3 हमारा एरिया बढ़ गया, और किस पर बढ़ेगा, 25 पर। अब गुणे क्या हो जाएगा, ये 100 हो गया। 25 चौके 100 हो जाएगा और 4 तय क्या होगा, 12% आपका रिजल्ट आएगा। उसका क्या होगा, एरिया में इंक्रीमेंट निकल के आया कितने का, 12% का। इतनी बात समझ। ये तो हमारा भिन्न वाला तरीका है, लेकिन यदि मैं इसको थोड़ा सा क्या करूं, याद रखूं, समझूं, तो एरिया बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। जहां पर दो राशियों का मल्टीप्लाई का केस होता है, तो यदि लंबाई एरिया को हमने 100 यदि मारा और लंबाई यदि 40 बढ़ गया तो इसको 140 तो कह ही सकते हो ना। फिर यदि चौड़ाई हमारा कम हो गया 20% तो 140 का 80 निकाल लोगे तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर 112 आ गया। तो अब बताओ एरिया हमारे पास 100 था, अब 112 हुआ, तब 12% क्या किया, बढ़ गया। 12% क्या किया है, बढ़ गया। बात समझ में ना। चलिए आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है, थोड़ा सा 1 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार डिब्बे के माप 2 संबंधित 3 संबंधित 4 के अनुपात में यदि कुल सतह का क्षेत्रफल आपका कितना दे दिया है, 62 वर्ग सेमी है, तो उसके प्रत्येक भुजाएं क्या होंगी। ठीक है, प्रत्येक भुजाएं क्या होंगी यहाँ पर। अब देखिएगा आयताकार डिब्बा है, वो आयताकार डिब्बा का मतलब ये होगा, वो घनाभ की बात हो रही है। घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 होगा, लंबाई और चौड़ाई का गुणा, चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा, फिर ऊंचाई और लंबाई का गुणा होता है। ठीक है, अब बताइए कि 2 यदि अनुपातिक संबंध हमने इसका x माना तो ये 2x हुआ, ये 3x हुआ, ये 5x हुआ, तो क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 3 दूनी के क्या होगा, 6x² बनेगा, और चौड़ाई है तो 5 3 15 हो जाएगा, x² बनेगा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, 5 दूनी के 10x² बनेगा, और वो किसके बराबर बन के आएगा, 62 के बराबर आएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इनको जोड़ोगे तो 31 दूनी का क्या होगा, 62x² बराबर 62 के निकल के आया है, तो x² बराबर क्या होगा, 100 के, तो x बराबर क्या होगा, 10 के। क्लियर हुआ। अब बताओ जहां हमने अनुपातिक संबंध x लगाया था तो लंबाई उसकी क्या होगी, 10 दूनी के 20 हो जाएगी, और चौड़ाई उसकी क्या होगी, 3 दहाइयम 30 हो जाएगी, और ऊंचाई कितनी होगी, 5 दहाइयम 50 हो जाएगा। तो इस तरीके उसकी बीमा क्या होगा, 20 होगा, 30 होगा, और क्या होगा, ये 50 होगा। यही आपका रेस निकल के आया। बात समझ में आई कि नहीं। आसान है भाई, समझने की कोशिश करिएगा। दूसरी चीज है कि आप लोग क्या करिएगा, नोट्स बनाने की कोशिश करिए। आपको हर तरीके का क्वेश्चन आपको मिलता जा रहा है, आप नोट्स बना के तैयारी करते रहिए, आसानी से तैयार हो जाएगा। परेशान एकदम मत होइएगा, एग्जाम अभी आपका क्या होगा, समय है, और उस समय में हम लोग क्या कर कवर कर लेंगे, तैयार हो जाएंगे। बस आप क्या करिए, निरंतर आप वीडियो देखते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन कह रहा था कि रवि के पास उसके बैंक खाते में 713.39 रुपए थे, अपने खाते में से फिर कुछ राशि जमा कराई। अब बताओ कि यदि 713 रुपया 39 पैसे है, उसमें यदि कुछ राशि जमा किया तो मैंने एक्स में, अब मेरे पास एक पता चल गया कि बैंक में मेरे पास इतना रुपया, अब इसी में से मुझे निकालना पड़ा। कितना निकालना पड़ा इस बात को ध्यान रखो, इसमें से हम कितना निकाल रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। 5 कमीजों के पैसे देने के लिए निकाला गया, प्रत्येक कमीज की कीमत 123 रुपया 79 पैसे हैं, यानी 123 रुपये 79 पैसे एक का है, तो 5 का है, तब 5 का मल्टीप्लाई होगा। क्लियर। अब हमारे पास इतना पैसा था, जिनमें से इतना निकाल दिए, तो अब मेरे पास कितना बच जाएगा, 545 रुपये 19 पैसे अब मेरे पास शेष बचे हैं। क्लियर हुआ। अब यहां से देखिएगा 713 रुपये 39 पैसे प्लस यक्स माइनस 5 9 45, 5 7 35, 4 39 हो जाएगा। क्लियर है। अब 5 3 15 और 3 कितना होगा, 18 हो जाएगा, 12 5 60 और 61 हो जाएगा, 2 अंक पर दशमलव हो जाएगा, बराबर क्या होगा, 545 रुपये 19 पैसे। इसका तो कैलकुलेशन आप आसानी से कर ले जाओगे। x बराबर, या फिर इसको और सॉल्व करना हो तो कर सकते हैं, नहीं तो x बराबर, या फिर एक लाइन और कर लेते हैं। तो 19 में से 5 गया कितना हो जाएगा, 19 है, 19 में से यदि 19 करें, 9 में से 5 गया कितना होगा, ये 4 होगा। अब फिर क्या होगा, 13 में से 9 गया क्या होगा, वो भी 4 होगा। अब यहाँ क्या होगा, 12 में से 8 गया, वो भी क्या होगा, 4 होगा। अब यहाँ पास क्या हो, 10 है, 10 तो यहाँ क्या होगा, 10 में से 1 गया क्या होगा, 9 होगा, और ये 44 और प्लस का x है, बराबर कितने के, 545 रुपये 19 पैसे। क्लियर है। अब पक्षांतर कर लो आप, तो 545 रुपये 19 पैसे में से 94 रुपये 44 पैसे को घटाते हैं, तो ऐसे में हमारे पास ये 5 11 में से 4 गया क्या होगा, 775 वाला रिजल्ट होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा था कि एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटा की तेजी से दौड़ने पर 10 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करता, यदि उसी दूरी को 8 घंटे में पूरा करना हो तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी। एक बात बताओ, यही दूरी तो दूरी सेम है ना, इस दूरी को तय करने के लिए यहाँ तक आने में उसको 10 घंटे लगते हैं, लेकिन स्पीड हमारी कितनी थी, 48 की थी। तो आप बताओ, डिस्टेंस हमें निकालना होगा, डिस्टेंस निकालना होगा तो क्या करोगे आप, यही कहोगे ना, 4 गुणे समय हो जाएगा। अब कह रहा है इसी दूरी को कह रहा है कि कितनी स्पीड में हम लोग चले कि 8 घंटे में तय कर सकते हैं, तो यानी दूरी बराबर हुई 48 गुणे क्या होगा, 10। तो इसी तरीके से क्वेश्चन मार्क गुणे क्या होगा, 8, 8 छंग 48 होगा, 10 छक्का क्या होगा, 60 होगा, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। यानी स्पीड हमारी कितनी हो जाएगी, 60 की होगी। ठीक, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब डी नियत होती है, जब डी हमारे पास क्या होगी, नियत होती है, इसका दूसरा तरीका भी आप समझ सकते हैं। डी हमारे पास नियत होगी तो जो टाइम हमारे पास दिया था कि पहले 10 घंटे में तय करता है, वो 8 घंटे में। अब यहाँ से इसका हम रेशियो बनाते हैं तो 5 और क्या हो जाएगा, ये 4 हो गया। तो जब डी नियत होती है, दूरी नियत होती है, चाल हमारा उसी का उल्टा हो जाता है समय का, तो 4 संबंध क्या होगा, 5। ये 4 में 48 है तो 1 में 12 हो गया ना, तो अब 5 में 12 पंजे क्या होगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 60 को पता, दूसरा नियम है। ठीक है, बात समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा था कि एक संख्या को 7 संबंध 11 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, जब प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा गया तो अनुपात बदलकर 5 संबंध 7 हो जाता है, तो प्रारंभिक संख्या में से बड़ी संख्या कितनी है। तो आप बताइए कि ये रेशियो मेरे पास 7 और 11 का रेशियो करेंट टाइम में चल रहा था, लेकिन जब उसमें 6 जोड़ देते हैं तो 5 संबंध क्या बन जाता है, 7 हो जाता है। तो आप बताइए, अब प्रत्येक में बराबर जोड़ा गया है, इसका मतलब ये एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी बराबर जोड़ने का जिक्र होता है उस दशा में इसके बीच का जो गैप हमारे पास है वो कितना होना चाहिए, बराबर होना चाहिए इन दोनों के गैप से। अब बताओ, 7 और 11 का अंतर यहाँ 4 था और यहाँ कितना है, 2 है। अब बराबर नहीं तो इसका मतलब इसमें मैं 2 का गुणा कर लूँ। जब 2 का गुणा करूँ तो अब तो इसमें तो कुछ नहीं किया हूँ, तो जैसे का तैसे हमारे पास रेशियो मिलेगा।
लेकिन इसमें तो हमने 2 का गुणा किया ना, तो इसका 5 दूनी के क्या होगा 10, 7 दूनी के क्या होगा 14। क्लियर हुआ। अब ये कंफर्म हुआ कि ये भी अपना 3 बढ़ रहा है और ये भी हमारा 3 बढ़ रहा है। अब इस चीज़ को ध्यान रखना कि ये वाला अंतर और ये वाला अंतर भी सेम होता है, और ये वाला अंतर और ये वाला अंतर भी हमारा क्या होगा सेम होना चाहिए। ठीक, अब सेम इसलिए होगा क्योंकि प्रत्येक में बराबर चीज जोड़ रहा है, तो इसलिए 3 पर 6 है तो 1 पर कितना हो गया 2 जोड़ा। अनुपात के बीच में डिफरेंट 6 है तो आपका 3 है तो उसमें वैल्यू क्या होगा 6, तो 1 पर 2 हो गया, तो ये 11 दूनी का क्या होगा 22 होगा। प्रारंभिक संख्या पूछा था बड़ी वाली, तो 22 होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन किसी चाल से एक स्टेशन से प्रस्थान करती, इसी स्टेशन से पहली ट्रेन उसी की दिशा में 2 घंटे के बाद निकलती है, तो 70 किलोमीटर घंटा के चाल से प्रस्थान करती है, और 5 घंटे के बाद पहली ट्रेन के बराबर आ जाती है। कौन 70 वाला। अब आप ये बताओ जो 70 वाला है 5 घंटे के बाद बराबर दूरी तय कर लेगा, यानी कि जब ये एक ट्रेन यहाँ थी इसी जगह से पहली भी ट्रेन चली वो भी की स्पीड में चली थी, बात समझे ना, और वो 2 घंटे पहले चली तो दूसरी हमारे ट्रेन यहाँ से चली थी वो 70 की स्पीड में चली थी। यह 5 घंटे में तय को पूरा किया, यानी 5 घंटे में सब मिल रहे हैं। तो अब ये बताइएगा कि दूसरका को चलने के बाद 5 घंटे मिल रहे हैं और 2 घंटा पहले पहला वाला चल गया, तो इसका मतलब टोटल मिला के पहला वाला कितना घंटा चलाया होगा 7 हो गया। तो इसका अर्थ हो गया कि भी चाल से चलता तो 7 घंटे में तय करता, तो यदि 70 के चाल से चलता है तो 5 घंटे में, तो भी की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब यहाँ से इसको काटेंगे 10 पचे कितना हो जाएगा ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर घंटा। बात समझे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा था कि 4 cot थीटा बराबर 5 है, तो 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बटे 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब ये बताइएगा कि यदि मैं cot थीटा की बात करता हूं तो 5/4 होता है, cot थीटा को cos थीटा बटे sin थीटा लिखता हूं, sin थीटा लिखता हूं तो 5/4 ये हो गया। एक बात आप लोग ध्यान रखे रहिएगा कि जब आपके पास ये आपका दिया रहे कि जब आपके पास अनुपात में यहाँ निकल के आ गया और अनुपात में ही आपसे क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, अनुपात में क्या कर रहा है क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, तो अनुपात में जब क्वेश्चन पुटअप करा तो कास को 5 समझ लो और साइन को 4 समझ लो। ठीक है, तो जब कास को 5 समझेंगे तो 5 गुणे क्या होगा साइन के जगह पर 4 हो जाएगा, माइनस प्लस 3 गुणे कास के जगह पर 5 हो जाएगा, बटे 5 गुणे साइन के जगह पर 4 और माइनस 3 गुणे कास के जगह पर 5 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी कि नहीं। 5 गुणे साइन के जगह पर 4 होगा और प्लस 3 गुणे साइन के अथवा कॉस के जगह पर क्या होगा 5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 5 गुणे साइन के जगह पर 4 ऐसे कर लेते हैं। 20 चौके अरे 5 चौके 20 पांते 15 कितना हो जाएगा 15 और 20 मिला के 35 हो जाएगा। क्लियर है। अब बटे क्या हो जाएगा 5 चौके 20 में से 15 घटाएं कितना होगा 5, अब 5 सत्ते क्या हो जाएगा 35, रिजल्ट हमारे पास क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। बात समझ में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा था कि x और y एक दशमलव स्थान तक सही दिया गया है, क्रमशः आपके पास 4.5 और 2.4 है, तो मूल्य की ऊपरी सीमा क्या होगी। एक चीज ध्यान रखें, ऊपरी सीमा का मतलब होता है ये परास। परास क्या होगा, और परास का अर्थ ही होता है कि मैक्सिमम माइनस क्या होता है मिनिमम होता है। अब आप ये बताओ मैक्सिमम मेरे पास 4.5 है और मिनिमम मेरे पास 2.4 है। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 2.1 आ गया, तो इसका जो परास या ऊपरी सीमा होगी आपका क्या होगा 2. क्या बन जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि 1/6 से किसी भिन्न को घटाने पर 1/13 आता है। 1/6 में हमने एक भिन्न घटाया वो x है, वो घटाने पर 1/13 आया। बात समझे। पक्षांतर करते हैं तो x बराबर यहाँ 1/6 माइनस 1 क्या होगा 13 के। अब इस तरीके से 13 1 कम 13 माइनस 6 बटे क्या 78 के होगा, तो 7 बटे क्या होगा 78। ये घटाने वाला भिन्न कौन होगा 7/78। सिंपल क्वेश्चन था, आप लगाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया 5.25% साधारण ब्याज के प्रतिवर्ष 3,250 रुपए की राशि 8 वर्षों में ब्याज अर्जित करती है। कितना ब्याज अर्जित करती है।
साधारण ब्याज का सिस्टम होता है कि हर साल बराबर ब्याज मिलता है। यदि एक साल में 5 रुपये 25 पैसे का ब्याज मिलता है तो 8 साल में कितना परसेंट हमारा मिल जाएगा? 25 वाट है तो 8 पंजा 40 के अनुकूल मिला के 42% मिल जाएगा। और ये 42% ब्याज मिलेगा तो आपको पता है कि टोटल 3,250 रुपये था, उसका 42% यदि हम ब्याज दे देते हैं तो हमारा निकल करते हैं 1 0 से 0 कैंसिल, 5 6 का 30, 50 क्या होगा 25 और 5 दूनी 10, इसको काटे 21 और 21 पंजे कितना होगा 105, हासिल क्या होगा 10 के, 21 छक्का 126 और 10 जोड़ देते हैं तो 136 हो गया, यानी 1300 कितना आ जाएगा? ये 65 आ जाएगा। 1300 क्या आ जाएगा? 65 आ जाएगा। बात समझ में आ रही ना? कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। बस आप निरंतर लगे रहिए या सीखते जाइए, क्योंकि साधारण ब्याज का सिस्टम यही कहा था कि हर साल बराबर पैसा मिलना चाहिए, हर साल बराबर ब्याज देता है। तो 8 साल में 5.25% के हिसाब से कितना हो जाएगा? 42% हो जाएगा। वही 42% ब्याज 3,250 रुपये की राशि 42% पे कितना हो जाएगा? सॉल्व किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राम 104 मीटर लंबे तालाब से तैरता हुआ एक छोर से दूसरे छोर तक तैर कर जाने और वापस आने में रास्ते में 208 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता औसत चाल। तो आपको पता है कि जो औसत चाल होती है, औसत चाल बराबर क्या होगा? कुल दूरी बटे कुल समय होती है। कुल दूरी बटे क्या होगी? कुल समय होती है। कुल दूरी बटे कुल समय होगी, ठीक। अब बताओ, कुल दूरी मेरे पास 208 है और समय मेरे पास 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। अब इसमें सॉल्व कर दें तो 36 का 18 हो जाएगा, बचेगा कितना? 2, 6 चौके 24, बचेगा 4, 6 के 36, 6 के 36, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं 3.47 मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, समझ में आ रहा है ना? बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आसानी से लगते चले जा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा था कि 14 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाले एक समकोण गोलाकार बेलन है की जार है। अब समकोण गोलाकार बेलन की जार की बात बोला है तो हमने जार बना लिया, ठीक। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें कुछ पानी भरा गया है, प्रश्न को पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इसमें कुछ क्या किया गया है? पानी भरा गया है, ठीक। अब इसमें कह रहा था कि एक गोला को हम लोग क्या किए, जो 5.6 सेंटीमीटर व्यास का गोला है उसको हम लोग एंट्री करा दिए। उसको हम लोग क्या किए? एंट्री कराएं। जब एंट्री कराते हैं तो ये मेरे पास गोला एंट्री कर लिया, बात समझ में। जब गोला हमारा इसमें एंट्री किया तो पानी का जो स्तर था वो उठ करके, पानी का जो स्तर है मैंने कह दिया उठ करके इतना आ गया। तो पानी का जो स्तर है हमारा उठ करके इतना h हो गया। इतनी बात समझ में। अब आप ये बताओ कि कोई भी आपका आकृति पानी में अथवा फेंकी जाती है तो जो पानी हटाती है वो अपने आयतन के बराबर पानी को हटाता है। तो गोले का जो आयतन है उसके द्वारा हटाए गए पानी के आयतन के बराबर होगा। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर की जगह पर 5.6 का क्या होगा? क्यूब हो गया, ठीक। और यही बात आपका कह रहा है कि जब कोई भी पानी जब किसी भी आकृति में रखी जाती है तो वो उसी की आकृति बना लेती थी। बेलनाकार आकृति बनाएगी तो पाई हो जाएगा आर स्क्वायर। इसकी हाइट अथवा रेडियस कितनी है? 14 सेंटीमीटर है तो 14 का स्क्वायर हुआ इनटू हाइट आपका h। तो पाई से पाई कैंसिल हुआ। h बराबर हमारे पास क्या होगा? 4 गुणे 5.6 गुणे 5.6 गुणे 5.6 अपान क्या हो जाएगा? हाइट मानी 14 गुणे 14। जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो h बराबर क्या होगा? 1.2 सेंटीमीटर समथिंग आएगा। अब इसको क्या करिएगा? सॉल्व कर लीजिएगा। बस लगाने का तौर तरीका आपको सीखना था, मैंने तौर तरीका आपको सिखा दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा था कि निम्नलिखित पाई रेखा चित्र XYZ में रेस्टोरेंट द्वारा विभिन्न प्रकार के खाद्य वस्तुओं की बिक्री की सूचना देता है। अब यहाँ पर दे दिया चाइनीज 5%, बर्गर, पिज्जा, आपका क्या डोनट है, आपका सैंडविच है, अदर आइटम है ना। तो इसमें कह रहा था कि नवंबर 2017 में रेस्टोरेंट द्वारा राजस्व 35 लाख प्राप्त हुआ। तो XYZ रेस्टोरेंट में खाद्य वस्तुओं में सबसे ज्यादा राजस्व कितने होगा। तो एक बात आप समझिएगा कि जो जितना परसेंटेज देगा उसका उतनी ही वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि अब तो परसेंटेज पर डिपेंड है। तो बर्गर में हमने एक देखा कि बर्गर में आपका कितना होगा, 25% था, वो ज़्यादा था, वही हमारा क्या राजस्व ज़्यादा देगा। ठीक, वही हमारा क्या राजस्व ज़्यादा देगा। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास ये दिया है कि पूरी गति से काम कर रही एक पाइप खाली टंकी को 2 घंटे में भर सकती है। हालांकि पहले घंटे के दौरान इसने अपनी क्षमता का 1/12वीं क्षमता पर कार्य किया। दूसरे में क्या होगा, अपनी क्षमता के 1/9वीं हिस्सा। ठीक है, 1/12, 1/ क्या होगा 9, फिर तीसरे में 1/ क्या होगा 6, चौथे में क्या होगा 1/4, और पांचवें में जो क्षमता था उसका एक्चुअल क्षमता उसका 1/3। दूसरी पाइप ने भी ऐसे ही कार्य किया जैसे पहले, मतलब कार्य करने का तौर तरीका दोनों का क्या होगा सेम था। क्लियर हो गया। लेकिन यह यदि अपनी पूरी गति से कार्य करता तो 4 घंटे में भर देता। यानी जो दूसरका वाला पाइप है वो 4 घंटे में भर रहा है, पहला वाला पाइप आपका क्या कर रहा है 2 घंटे में भर रहा है। क्लियर हुआ। अब कह रहा है कि यदि ये दोनों पाइपों को, वो पाइप जो टंकी को स्थिर गति से खाली करती है उसको भी साथ में, मतलब तीसरके वालों को खाली चालू करना है, तो आधी खाली टंकी को 5 घंटे में भर देता है। बताओ जब आधी खाली टंकी को 5 घंटे में भर रहा है तो यदि अकेली पाइप खाली टंकी को चला जाता खाली करने वाले को, तो टंकी कितने घंटे में खाली हो जाती है, टंकी कितने घंटे में खाली होती है। ये बात समझ में आया ना। ये बड़ा लेंदी क्वेश्चन है, आपने इसको पढ़ लिया होगा। तो अब यहाँ से देखिएगा, थोड़ा समझिएगा, जो भरने वाले कार्य है पहले उनको समझा जाए। यदि वो केवल भरने का कार्य किए होते तो इसका एलसीएम 4 होता और यहाँ 2 होगा और 1 होगा। इतनी बात समझ में आएगी। अब आप ये बताएं, कह रहा है क्वेश्चन में कि जो कार्य क्षमता था, यदि पूरी कार्य क्षमता उनकी 1 घंटे में 2 लीटर भरने की, इसका 1 घंटे में 3 लीटर भरने की बात हो रही, 1 घंटे में 2 लीटर, इसको 1 घंटे में 3 लीटर भरने की बात हुई, तो कुल मिला के भरते तो 3 लीटर भरते। लेकिन पूरी क्षमता नहीं लगा रहा है, उस पूरी क्षमता का पहला वाला भी 1/12वीं, 1/9वीं, 1/6, दूसरा वाला भी वही कार्य, तो क्यों हम दोनों को जोड़ करके उनका उतना कार्य क्षमता को हम लोग क्या करेंगे, उतना गुना बना लेते हैं। तो पहले घंटे में 1/12 हुआ, दूसरे घंटे में 1/9 हुआ, तीसरे घंटे में 1/6 हुआ, चौथे घंटे में 1/4 हुआ, अब पांचवें घंटे में 1/3 हुआ। इस तरीके से हमने देखा कि कार्य हमारा कैसे हुआ कि 3 के हिसाब से करता, लेकिन कार्य करने का तौर तरीका थोड़ा चेंज करके इसका एलसीएम कितना होगा 36 का हुआ। सही है ना। तो 12 23 36 हुआ, 9 चौके 36 हुआ, 6 के 36 हुआ, 4 9 36 हुआ, यहाँ 12 हो गया। इस तरीके से आप जोड़िएगा तो आप यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 काम के हिसाब से वो जैसे से काम कर रहा तो कैसे 4 3 7 12 9 6 4 10 और 12 22 और 9 21 3 34 34 हो गया बटे 36 हुआ तो 17। क्लियर है ना कि नहीं, 34 आ रहा है ना। 6 4 10 12 10 22 22 3 25 और 9 34। ठीक है, यहाँ 18। तो इस तरह 17 तय 51 बटे क्या होगा 18। तो इतना काम करते कब, जब टंकी क्या करता कि 5 घंटे में उनकी हरकतों को ध्यान में रखते हुए काम करता है, तो 51 बटे 18 काम कर लेता। अब आप बताओ आधे टंकी भरी थी, जब आधी टंकी भरी है तो 4 लीटर के बजाय कितना लीटर भरा था, 4 लीटर के बजाय कितना लीटर भरा था, 2 लीटर भरा था ना, आधा है ना, 2 लीटर भरा। अब बताओ जब 2 लीटर भरा था तो इसके हिसाब से देखें तो 18 54 ज्यादा हो जा रहा है ना, बताइए। तो कह रहा है वही कि जब उसको 2 ही लीटर भरना था और ये भर दिया कितना 51 बटे 18, तो इसका मतलब क्या, इसमें कुछ खाली करने वाला रहा होगा, खाली करने वाला रहा होगा ना।
अब वो खाली करने वाला भी तो काम किया होगा कितना घंटा तक ले, 5 घंटे तक। इस तरीके से कितना फाइनली भरा गया था, 2 भरा गया था। अब बस समझ में आ गई। अब आप पक्षांतर कर लो इधर, तो 51/18 माइनस 2 बराबर 5x के। अब इसको आप सॉल्व करें, 18 दूनी 36, 51 में से 36 घटा कितना होगा, 51 में से 36 यदि घटाते तो कितना बन जाएगा, 51 माइनस क्या करोगे 36 घटाओगे तो 11 में से 6 गया 5 और ये कितना हो जाएगा, यहाँ 4 ये 15 हो जाए। क्लियर है? तो आप कह सकते हैं 15 बटा कितना होगा, ये 18 होगा। क्लियर है? तो 5 से इसको काटे, 5 से 15, 3 से काटेंगे तो 6, यानी कुल मिला जुला के उसकी कार्य क्षमता 1/6 की हुई। तो आप बताओ कार्य क्षमता 1/6 की है, 4 लीटर को भरना है तो टाइम कितना लगा, फाइनली 4 लीटर को भरना था। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 लीटर को 1/6 के हिसाब से भरना है ना, 1/6 के हिसाब से 6 चौके क्या हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। समझे कि नहीं? पहले तो आप क्या करिएगा कि हर घंटे के कार्य क्षमता निकाल लीजिएगा, दोनों का सेम था इसलिए 2 और 1 मिला के 3 कर करके हमने टोटल निकाला। तो वो काम करना 51/18 काम करता पूरा, लेकिन खाली करने वाला भी उसके साथ काम करके 5 घंटे तक किया था। इस तरीके से हमें आधा भरना है, 4 लीटर की टंकी थी, 2 लीटर भरना। तो इस तरीके से हमने कार्य क्षमता निकल के आया। और x हमारा कार्य क्षमता है तो 1/6 काम करेगा हर घंटे में, तो 4 काम करने में कितना घंटा लगेगा, तो पलट के उल्टा गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 8% के हिसाब से 6 सही 3/4 वर्षों में 924 रुपया ब्याज देता, वो भी कौन, साधारण ब्याज देता है। तो 8% के हिसाब से 6 चौको 24, 3 27 बटे क्या होगा 4, तो 4 दूनी 8, 27 दूनी क्या कितना होगा 54% आपको ब्याज मिलेगा। यदि प्रिंसिपल यदि आपके पास 100% होती है और एसआई मेरे पास कितना आ गया 54% आया, तो इस तरीके से यदि मैं आपसे अमाउंट पूछूंगा तो कहेंगे मूलधन प्लस ब्याज, अब मिला के कितना होगा 154%। अब वही 154% जो हमारे पास निकल के आया है वो किसके बराबर है, 924 के बराबर है। तो 1 पर हमारे पास कितना होगा, 6 चौके 24, 15 छक्का 90, 2 92, तो 100% पर हमारे पास कितना हो जाएगा, 600 आ जाएगा। क्लियर हुआ? ये बहुत आसान था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि रूट में 0.9 का स्क्वायर रूट हमें निकालना है। तो 0.9 का स्क्वायर रूट यदि आप निकालते हैं तो तरीका यही है, दशमलव लगा देते हैं और दशमलव लगाने के बाद आप चाहे जितना जीरो बढ़ाना उतना बढ़ा लेंगे। पेयर बनाना होता है तो दशमलव की तरफ से पेयर बनाते हैं। तो एक पेयर हमने यहाँ से क्या किया, तैयार किया। क्या किया, एक पेयर हमने यहाँ से क्या किया, तैयार किया। एक पेयर तैयार किया मतलब एक ठो जीरो बनाकर एक ठो पेयर तैयार किया। ठीक, अब ये कितनी बार में जा सकता है, 9 से भाग दे दे तो 9 9 क्या होगा 81 हो जाएगा। अब क्या बचेगा 9, या 9 क्या होगा 18 हो गया। अब आप बताइएगा कि दशमलव लग गया तो डबल जीरो फिर लग जाएगा। 18 चौक 72 यानी 4 बार 4 चौक के 16 होगा, 18 चौक 72, 3 5 73 हो जाएगा। फिर यहाँ से अथवा करेंगे ये 4 हो जाएगा। तो हमने देखा कि 0.94 हमारे पास यही आपका है, 0.948 आगे भी निकल जाएगा। ठीक है ना, आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि दी गई संख्याओं के सेट की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका का मतलब पहले ज्ञात करें पद कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी यन की जो वैल्यू हमारे पास आई है और यन की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो कितना है, n बराबर कितने, क्योंकि 11 वो भी क्या है विषम है। जब माध्यिका की जिक्र होती है, संख्या हमारी विषम होती है, तब माध्यिका बराबर क्या बन जाएगा, माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा 11 + 1 बटा क्या होगा 2 होगा। यानी कि विषम रहेगा तो n+1/2 उसकी माध्यिका वहां पद हो जाता है। तो 12 में 2 का भाग देंगे तो 6वां पद हो जाएगा, 6वें नंबर में आना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है कि नंबर किस फॉर्म में होना चाहिए, आपको आरोही क्रम में होना चाहिए या तो अवरोही क्रम में होना चाहिए। तो चलो यदि मैं आरोही क्रम में लिखता हूं, क्या क्रम में लिखूं, आरोही में लिखूं,
यदि आरोही में लिखना चाहता हूं तो जब आरोही की बात करूंगा तो पहले छोटा बाद में बड़ा, तो पहले नंबर में 10 आएगा, दूसरे नंबर में 11 आएगा, तीसरे नंबर में 13 आएगा, चौथे में भी 13 आएगा, फिर पांचवा नंबर तीसरे नंबर में 12 होगा, चौथे नंबर में 13, पांचवें नंबर में 13 और छठवें नंबर में आपका क्या होगा 15 आएगा। तो इसका छठवां नंबर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा 3, 4, 9 का चौथा अनुपात क्या होगा। यहाँ क्या होगा 3 है, 4 है, 9 है, चौथा अनुपात मतलब चौथा गायब है। जब संख्याएं समानुपात में होती है तो बीच का जो गुणा होता है, तरीका जानिएगा, बीच का जो गुणा होता है वो बराबर क्या होगा किनारे का गुणा, यानी 3x, यही सिस्टम है। 3 तरीके 9 हो जाएगा, x बराबर 3 चौके कितना हो जाएगा ये 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 12 हो जाएगा। बात समझे ना। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा 30 लोग किसी काम को 12 दिन में पूरा करते तो 40 लोग किसी काम को कितने दिन में पूरा करते। तो ऐसे कार्य में आपका M1 D1 बराबर क्या होगा M2 D2 हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो हमारे पास जो ग्रुप M1 आदमी कितने लोग 30 लोग हैं और दिन कितना लगा 12, और इधर आदमी कितने लोग 40 लोग हैं तो दिन कितना लगा क्वेश्चन मार्क। तो 0 से 0 कैंसिल, 4 तय क्या होगा 12 हो गया, और यहाँ पर क्या होगा 3 था, तो 3 तरीके क्या होगा 9 हो जाएगा। तो कितना दिन लग जाएगा ये 9 दिन लग जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। करा माता और पुत्री की जो कुल उम्र कितना है 50 साल है 5 साल बाद। देखो वर्तमान में क्या स्थिति में है, ये सब 50 साल के दोनों हैं। 5 साल बाद क्या होंगे 5 वर्ष बाद, आफ्टर 5 ईयर्स। तो बताओ 5 साल बाद होगा तो दोनों लोग 55 साल बढ़ जाएंगे ना, माता 5 साल पुत्री 5 साल, 5 5 10 बढ़ जाएगा, कितना होगा 60। ये जो 60 दोनों का योग है, लेकिन इसी में रेशियो बन गया कि पुत्री की उम्र का 4 गुना माता की उम्र है, यानी पुत्री मेरे पास ये मदर हो गई, ये डाटर हो गई। डाटर 1 है तो मदर उसकी 4 होगी, ये रेशियो बना। अब इन दोनों का जो योग हुआ 4 पर कितना हो जाए, 4 1 5 हो गया ना, 5 पर कितना हो जाएगा 60 है, 5 पर कितना हो जाएगा ये 60, तो 1 पर कितना हो जाएगा ये 12, तो ये 1 पर कितना होगा ये 12, लेकिन कब है 5 साल के बाद है। तो वर्तमान में हमें चाहिए तो 5 साल मेरा माइनस करना पड़ेगा। तो जब 5 साल माइनस करेंगे तो 12 में से 5 हम घटाएंगे तो वर्तमान में उसकी एज कितनी होगी 7 होगी। कितने साल की होगी वो 7 साल की होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा किसी समूह के व्यक्तियों की औसत आयु 35 वर्ष है, जो सही औसत से 2.5 वर्ष अधिक था। क्यों हुआ था? क्योंकि 2 व्यक्तियों की आयु 29 और 22 वर्ष के बजाय त्रुटि गलती से ये हो गई थी। तो दर्ज समूह में व्यक्तियों के साथ रिप्लेसमेंट की बात कर रहा, एक मेरे पास ग्रुप है ना, इस ग्रुप में से कौन कौन निकला है, किसको हमने निकाला, 29 और 22 की जगह पर 38.5 और 40 हो गया था, तो 38.5 और 40 को आप बाहर निकालो तो कितना निकल के चला जाएगा 78 क्या होगा 5 बार। अब आओ एंट्री करा रहे हो, आप एंट्री करा रहे हो तो एंट्री कराओगे तो कितने लोगों को लाओगे 29 और कितना होगा 22, इस तरीके से कितना होगा 51 हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब बताओ कि जहां 78 की खाली स्थान थी वहां आपने 51 भरा था, या ऐसे समझिए जहां 51 भरना था आपने 78 भर दिया था, इस तरीके से आपने एक्स्ट्रा कितना भर दिया था, तो पॉइंट तो 5 क्लियर हो गई। अब 8 में से 1 गया क्या होगा 7 हो गया, 7 में से 5 गया 2, यानी 27.5 हमारा प्लस एक्स्ट्रा हुआ था। तो ये टोटल एक्स्ट्रा हुई ना, टोटल एक्स्ट्रा हुई, तो टोटल एक्स्ट्रा हुई तो हर एक लोगों में 2.5 औसत का मतलब होता प्रत्येक लोगों में 2.5 कम हुआ है। तो बताओ 27.5 टोटल कमी हुई थी।
यदि मैं 38.5 और 40 को माइनस करके यदि 51 में लाता हूं, या कहने का मतलब जहां 51 रहना था वहां 78 क्या होगा 5 आ गया था, तो कहने का अर्थ हुआ कि 27.5 क्यों बढ़ा, क्योंकि 78.5 आया था। इसलिए इसी कारण से जो आपका क्या औसत में 2.5 बढ़ना, यानी 27.5 में यदि 2.5 बढ़ रहा है तो हर एक व्यक्ति में 2.5 बढ़ रहा है, तो 27.5 में 2.5 बढ़ने का मतलब दशमलव हट गया, तो 275 बटे क्या होगा 25। अब 25 से कम 25, फिर एक 25 से कम 25, कुल मिला के क्या 11 व्यक्तियों की संख्या 11। क्लियर हुआ। देखो औसत में 2.5 कम होना, हर एक व्यक्ति में 2.5 अधिक हो रहा है। क्यों हो रहा था, क्योंकि 27 बढ़ गया, 27.5 तो कितने लोगों में बढ़ा होगा, हर एक व्यक्ति में 2.5 है, तो 27.5 का भाग दे दीजिए, ऑटोमेटिक निकल के आ जाए संख्या क्या होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि a प्लस 1/a बराबर 5 है, तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब क्या होगा, तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब बराबर होता है, ये सूत्र होता है, यदि x प्लस 1/x बराबर 5 है, या a प्लस 1/a बराबर 5 है, तो यहाँ 5 का आप क्यूब करेंगे, माइनस का 3 गुणे 5 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा 125 माइनस 15 कर लेंगे तो कितना आएगा 110 हो जाएगा। ठीक, यह सूत्र होता है, जानते रहो। a प्लस 1/a बराबर यदि आपके पास k है, तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब बराबर क्या होगा, k का क्यूब माइनस क्या होगा 3k होगा। यही सूत्र पर हमने रख दिया था, 110 आया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आसान दशमलव देगा। आसान मतलब ये आपका होगा, ये जो उसका शाब्दिक अर्थ है ये होता है कि शांत दशमलव। क्या होना चाहिए, शांत दशमलव होना चाहिए। अब शांत दशमलव देखिए 9 से इसको काटेंगे तो 1/8 आएगा, जिसकी वैल्यू 0.125 होती, कट जाएगा। यहाँ 1 बटे क्या होगा 12 होगा। ठीक है, 12 बता 0.0833 आने लगेगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। यहाँ 1/24 है, 1/12 की वैल्यू ऐसे है, तो 1/24 की वैल्यू तो वो भी तो आगे बढ़ता चला जाएगा, जस्ट आधा। या 12 छंग 72, 1/6 है, तो यदि उसका आधा करने लगे तो क्या 0. क्या होगा 166, इसी तरीके से आपका आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक, तो ऐसे में हमने देखा कि ये सब अशांत है, तो शांत में क्या होगा 9/72 वाला शांत मिला, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 44 सेंटीमीटर है। त्रिभुज यदि डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, डी भुजा बीसी का क्या होगा मध्य बिंदु, और ई भुजा एबी का मध्य बिंदु है, तो यदि डी को मध्य बिंदु यहाँ माना गया और ई को यहाँ माना गया, तो इस तरीके से जो एरिया मेरा पूछ रहा है, जो एरिया मेरे पास है उस एरिया की वैल्यू आप बता दो क्या होगा। ये एरिया की वैल्यू आपका क्या होगा, इस एरिया की बात कर रहा है। तो किसी भी त्रिभुज में ध्यान रखिएगा, किसी भी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, त्रिभुज का जो एक छोटा पार्ट तैयार होगा, वो छोटा जो पार्ट होगा बड़े वाले त्रिभुज के एरिया का चौथाई होगा, यानी कि त्रिभुज बी डी और क्या होगा ई बराबर क्या होगा 1/4 त्रिभुज ए बी सी हो जाएगा। क्लियर है, तो 1/4 त्रिभुज ए बी सी का एरिया कितनी है 44 है, ऐसे में आपका क्या 11 हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, किसी भी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या होगा, जो तीसरी भुजा की आधी होती है, और ये वाला जो एरिया होगा बड़े एरिया का क्या 1/4 होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यदि इसकी बात करता तो टोटल एरिया में से 1/4 घटा तो 3/4 ये हो जाएगा, यानी 1/4 आपका ये रहेगा, 3/4 आपका ये होता है, 1/4 आपका ये हो जाए, 1/4 आपका ये होगा, और ये 3/4 आपका क्या ये होता है। बात समझे ना, अब पूरा हमारे पास एक हिस्सा होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि एक दुकानदार वस्तु का मूल्य इस तरह अंकित करता है। अंकित करने का मतलब अंकित मूल्य की बात हो रही है कि अंकित मूल्य पर 28% की छूट देने पर 12% का लाभ होता है, तो अंकित मूल्य कितना होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, 3 बातें आपको याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि 3 बातें याद है तो आपका क्या होगा, ये लाभ हानि और क्या होगा बट्टा का जो क्वेश्चन है करीब करीब आपका 70% से ज़्यादा क्वेश्चन लगा लेंगे। ठीक है, क्या क्या याद करना, पहली बात है कि क्रय मूल्य और आपका क्या होगा विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो क्रय मूल्य को 100 कहेंगे, तो सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या होगा प्रॉफिट होगा तो प्लस पी, लॉस होगा तो माइनस पी। ठीक, बात समझे, प्रॉफिट या एल हो जाएगा। ठीक, और दूसरी की बात कर रहा है, तो दूसरा हमारे पास जो
आपका बनेगा एमआरपी और सेलिंग प्राइस की जब बात आती है तो एमआरपी को हमने 100 माना तो सेलिंग प्राइस का एमआरपी अंकित मूल्य में डिस्काउंट देने के बाद विक्रय मूल्य निकल के आता ये होगा। जो तीसरी बात आती है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में रिलेशन जब आना होता है तो क्रय इसको भाग देते हैं, देखो इसको भाग दे दें तो 100 से कैंसिल हो जाएगा ना, क्रय मूल्य बटे अंकित मूल्य बराबर क्या होगा, ये चीज़ आ जाएगा ना। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो क्रय मूल्य की जगह पर क्या होगा, पक्षांतर करो डिस्काउंट हो जाएगा ना, तेरे गुणा कर लोगे, ऐसे कैसे गुणा कर लोगे, तो क्रय मूल्य की जगह पर हमारे पास क्या होगा 100 माइनस डिस्काउंट। अब वैसे भी आप समझिएगा डिस्काउंट कम कर देगा, क्रय मूल्य छोटा आता है अंकित मूल्य बड़ा होता है, इसलिए उसकी तरफ हमारा क्या प्रॉफिट वाला लगा दीजिए, ऐसे समझिए बहुत आसान हो जाएगा। ये चीज़ें आप 3 ठो याद रखेंगे 70% सवाल हो जाएगा। तो हमारे पास क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में रिलेशन की बात कहा था, इसलिए 100 माइनस मैंने कह दिया कि 28 का डिस्काउंट था और लाभ कितना होगा 100 प्लस 12 हो गया था। इस तरीके से क्या होगा 72 आया था और यहाँ क्या 112 आया था, 8 9 72 हुआ था और 14 वाटे 112 हुआ था, ये रेशियो बन गया। अब कह रहा था कि जो अंकित मूल्य 14 में क्या होगा 224 है तो 1 में कितना होगा 16 हो जाएगा, 14 कम 14 14 84, तो 9 में 16 9 144 हो जाएगा, तो 16 9 144 क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो अंक की 3 अंक, देखिए 2 तो 3 अंकों की संख्या जिसका मौसा हमारे पास 17 है और लसा 714, तब उनका योग क्या होगा। अब समझिएगा, अब ये एक चीज ध्यान रखिएगा, यदि दो संख्या हमारे पास a है उसका मौसा यदि यक्ष है उसका एक अन्य गुणनखंड यक्ष ले ले, दूसरी संख्या है उसका मौसा यक्ष है और उसका अन्य गुणनखंड हमने क्या किया y ले लिया, तो ये जो मेरे पास आपका क्या होगा एक्स वाई निकल के आता है वो एक्स वाई हमारा क्या होगा परस्पर सहभाज्य संख्या। जो एक्स और वाई हमारा क्या होगा परस्पर सहअभाज्य संख्या, जो एक्स और वाई हमारे पास है वो परस्पर सहअभाज्य संख्या है। परस्पर सहअभाज्य संख्या क्या होता है, ऐसी संख्या जिनका महत्तम समापवर्तक एक होता है परस्पर सहअभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, अब आप ये बताइए एक्स और वाई परस्पर सहअभाज्य संख्या हो गई, तो अब हमें क्या करना है एलसीएम निकालना होगा, तो एलसीएम तो एच दोनों में कॉमन एक्स वाई हो गया। अब आप ये बताओ यदि मैं कह दिया कि x इंटू मुझे y निकालना है तो कह दे कि एलसीएम में h का भाग दे तो आ जाएगा। आपके पास 714 एलसीएम और h हमारे पास 17 है, तो 17 चौक के 68, 17 छक्का 17 दूनी के 34 हो जाएगा, 3 बचेगा ना 17। तो मुझे 2 नंबर निकालना x और y, ऐसा नंबर निकालना जिनका गुणा करने पर 42 और मौसा आपका 1 होता है। 1 गुणे 42 भी होता है, 2 गुणे 21 भी होता है, 3 गुणे 14 भी होता है और 6 गुणे क्या होगा 7 भी होता है। ठीक, अब कह रहा 3 अंकों की संख्या बननी चाहिए। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये हमने ये x की बात किया, ये y की बात किया, संख्या मुझे निकालना हुआ तो x में मौसा का गुणा, यानी कि 1 में मौसा 17 कम 17 हो जाए 2 अंक होगा, 1 में 2 में 17 गुणा 17 दूनी 34 आएगा, 3 में 17 तक क्या हो 2 अंक आ रहा है, लेकिन 6 में 17 छक्का 102 आपका हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास अभिष्ट जो संख्या होगी वो क्या होगी 6 और 7 है, इसमें 17 का गुणा कर लीजिए और इसमें भी 17 का गुणा कर लीजिए, तो यहाँ से क्या होगा 102 आया और यहाँ क्या होगा 17 7 119 आया, दोनों को जोड़ लूँ तो कितना आएगा 221 आ गया, दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा 221 आया। बात समझ में ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा था, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि सेक, यदि सेक प्लस टेन थीटा बराबर पी है तो पी स्क्वायर माइनस 1 बटे पी स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। आइए आप इसको देखते हैं। जो यदि सेक थीटा अब प्लस क्या होगा टेन थीटा की बात हुआ है वो पी दिया है, तो सेक थीटा माइनस जो टेन थीटा होगा ना वो क्या हो जाएगा 1/p। इसका उल्टा होता है, ये सिस्टम है जानते रहो आप। यदि हम जोड़ते हैं, जब जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या स्थिति बन के आती है, तो 2 सेक थीटा आ जाए तो p प्लस 1/p बन जाएगा, तो 2 सेक थीटा जो आपके पास है p स्क्वायर प्लस 1 अपान क्या होगा p बन गया। क्लियर हुआ, हमें p स्क्वायर प्लस 1 क्लियर होगा। इसका मतलब मुझे घटा देते तो बड़ा बढ़िया आ जाता। यदि मैं घटाता हूं तो 2 टेन थीटा हुआ, घटाता हूं तो ये देखिए माइनस होगा, ये प्लस हो जाते हैं माइनस, तो p माइनस 1/p हो गया। ऐसे में सॉल्व किए तो p स्क्वायर माइनस 1 अपान क्या होगा p होगा।
पी स्क्वायर माइनस 1/p², यानी ये वाला इक्वेशन माने मान लिया 1 और इसको 2 माना था, 1/2 का लेना है। तो आप बताओ कि पी स्क्वायर माइनस 1/p अब बटे पी स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा पी, तो पी से कैंसिल हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 1/p² प्लस 1 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ 2 सेक थीटा है, जब 2 सेक थीटा है तो क्या बना लो इसको, 2 सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा। और यहाँ क्या होगा 2 tan थीटा को साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा cos थीटा। क्लियर है। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, cos से cos कैंसिल होगा, इधर सॉल्व करने पर पी स्क्वायर माइनस 1/p² प्लस 1 का लेना है। अब यहाँ पर 1/sin थीटा दिखाई दे रहा है और इस तरीके से क्या होगा कोसेक थीटा होगा। तो इस तरीके से क्या बनेगा कोसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, आप देख लीजिए इस तरीके कोसेक थीटा होगा। ठीक, कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। तो आज का सेशन हमारा आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। एक छोटी सी सपोर्ट की आपकी आवश्यकता है और जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हमें आज आगे आगे अच्छे से अच्छा कार्य करता रहो। ठीक है, तो आज के सेशन को हम इसी पर कंप्लीट करते हैं। ओके, बाय बाय। और यदि वीडियो अच्छा लग रहा तो जरूर आप क्या करिएगा शेयर करिएगा। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है जरूर आप क्या करें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, तो ओके बाय।